जय हिंद फ्रेंड्स। आज विद्यालय सुभाष चंद्र विद्यालय विषय की बुक को करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन एक बौद्ध कहानी के साथ। एक बौद्ध भिक्षु की कहानी ये लिखी थी मैंने कि बौद्ध भिक्षु होता है और एक बार क्या होता है कि उसके पास एक छोटा सा मोंग होता है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है। उस बच्चे को उसको बौद्ध दीक्षा देनी, उनके साथ रहकर देखो दीक्षा देने का, शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका है खुद करो, खुद वैसे रहो तुम, है ना, अपने आप आत्म में उतर जाता है। क्योंकि आप कितने समय तक सिखा सकते हैं, सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बाकी समय जब बच्चा 24 घंटे सीख रहा है। इसी वजह से ना ये कुछ मठ वगैरह होते थे ताकि आप दूसरों को ना देख पाओ, बल्कि सिर्फ उनको देखो जिनसे आपको कुछ सीखना है। ठीक, तो आप 24 घंटे सीखते हैं उनका। रात में मैं कहूँ तो मेरे माइंड में तो रात में भी सीखते हैं और आप इम्पैक्ट डालता है। ठीक है अगर किसी के पास में अगर उसका और पॉजिटिव होता आप पर इम्पैक्ट डालता है। तो ऐसे ही एक बार वो कहीं गया हुआ होता है और उसको कहा कि तुम अमुक अमुक चीज़ लेके आओ। पता नहीं कैसे उसको जंगल में भेजा, छोटे से बच्चे को, छोटा सा प्यारा सा बच्चा, मूंग की पोशाक वगैरह पहन, और उसको कहा कि ये जड़ी बूटियाँ लेकर आओ। या फिर वो खेलते खेलते चला गया था। वो क्या करता था कि छोटी सी पहाड़ी थी जंगल में जिस पर जाकर के अपने मठ को देखा करता था। वहाँ से अच्छा लग रहा है बच्चों को, है ना, वीडियो के जरिए करना। तो ऐसे उसने एक मतलब तालाब था, तालाब में उसने क्या किया कि सांप और एक मेंढक, बस ये दो चीज। सांप उसने एक पत्थर मारा और सांप के लपेट दिया, पत्थर डोरी से बांधा धागे वाले से किसी से, और सांप चले फेंक दिया। ठीक ऐसा ही उसने ना उसके साथ भी किया, मेंढक के साथ भी किया, और एक चिड़िया का मुंह खोल पत्थर डाल दिया, है ना। उसको थोड़ी ना पता है ये सही है, और उसके मन में वो भाव भी नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये गलत होगा भी नहीं। जब तक आपके मन में भाव नहीं आएगा ना कि आप गलत करें, तब तक गलत हो नहीं सकता, क्योंकि गलत दूसरों से फर्क नहीं पड़ता, आपका मन मिला होता है, मेन बात होती है। तो अब उसको पता चला, वो तो उसका गुरु बहुत सिद्ध था, पहुंचा हुआ तो गलत लगेगा, ये शब्द हमने इसलिए, तो उनका जो गुरु था ना मठ का, शक्ति थी अलौकिक, उन्हें पता चल जाता था उनको, इतना तब ध्यान करते थे, तब वो मतलब इतनी तपस्या थी उनकी, उनको पता चल गया। शाम को जब वो घर आ गए ना, वो काम निपटा के, उसको तो बिल्कुल ही नहीं, चेहरे पे कोई भाव भी नहीं ऐसा उसने कुछ करा। डेली का काम चल रहा है, रूटीन चल रहा है, और उन्होंने कहा कि सुबह अगली मॉर्निंग जब वो उठा तो उसके पीठ पर पत्थर बांध दिया, बड़ा सा। रोते भी लगते है ना, झुकते उनके पास आए, कहा कि हटाओ ना इसको, ये क्यों बांधा है। उन्होंने कहा कि तुमने भी तो बांधा है ना, तो तुम्हारे ही बांधना तो बनता है ना, ऐसा जब तुम बांध सकते हो तो तुम्हारे साथ तो हो सकता है ना। तो उसको ऐसे बांध दिया, कहा कि पूरा दिन ऐसे रहोगे, ऐसा ना ऐसे रहे, जब यकीन करते तो पूरा करें। गुरु पे यकीन करा उसने, तो उसने छोटा बच्चा था लेकिन फिर उसने खोला नहीं, पूरे दिन रखा। अब उन्होंने कहा अगले दिन कि अब क्या करना है। उन्होंने कहा कि तुम जिसके बांध गए थे उसको खोलो, मैं भी तुम्हारा खोलूंगी, और अगर वो जीव नहीं बचते हैं तो मैं तो नहीं मारूंगा तुमको, लेकिन क्योंकि उनके मने का बोझ तुम्हारे दिल पर हमेशा रहेगा कि तुमने दिल मासूम से जीव को हो जाता है। तो क्या दिखता है कि सांप चूंकि पत्थर बांध दिया तो कैसे चले, मर चुका है। चिड़िया भी मरी हुई, नहीं या फिर नीचे कहीं पड़ी होगी, दिख गया उसको, वहीं आसपास कर गया था। मेंढक जिंदा है, कैसे कैसे पानी में तैर रहा है, मेंढक का पत्थर से खोल दिया। उसने जब देखा ना, उसकी वजह से मतलब ऐसा हुआ, रोया वो, है ना, प्राश्चित के आंसू। छोटा सा बच्चा था लेकिन समझ आ गया कैसे भी उसने खुद ने फील कर लिया था। कहते ना कि जिस उंगली का दर्द वही उंगली जान सकती है, हम नहीं पता कर सकते। इसी वजह से तो सजा का प्रॉब्लम होता है कि आपने किसी के साथ कुछ कराया तो आपको सजा दी जाती है, और अच्छे लोग तो खुद को सजा देते हैं क्योंकि वो खुद फील करना चाह रहे हैं। अगर उनके साथ उनसे कुछ गलत हो जाए तो वो फील करना चाह रहे हैं,
कि कैसा ये नेगेटिव इम्पैक्ट मैं नहीं देखती हूँ, वो देखती कि मैं महसूस करना चाह रहा हूँ कि मेरी वजह से उसको कैसा लगा। इस वजह से जानबूझ के अपने आप को प्रताड़ित करते हैं कुछ लोग, और सजा यही तरीका है, मतलब यही इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि आप फील करें, तो उसने फील करा तब जाके उसको उसके वो सच्चे आंसू रखें। शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या पढ़ने वाला है, हमेशा की तरह ही पढ़ेंगे। 3 पेज में जानते हुए पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। मतलब जब जिसमें बुक पढ़ते हूँ मोटिवेट करते हूँ, उसके बाद कुछ मतलब 2-4 वीडियो और इसके आगे पीछे ये बीच के करेंगे, वो अगर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं सच बताऊँ, मैं आपके साथ ही याद करती हूँ, मैं पहले से नहीं करती, मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे तुम? तीन पेज पढ़ेंगे ना, तो कल हमने ना क्या पढ़ा? प्रकाश, कल प्रकाश दर्पण, एक तो 2 पेज को डिस्कस कर लेंगे, देखते क्या है। दर्पण में समतल दर्पण, गोली दर्पण, दर्पण के कहाँ प्रतिबिंब बनते हैं, टेक्निकल तरीके से नहीं पढ़ा, चीज़ों को याद कराया दैट्स ऑल। एक और इन दोनों के अलावा फिर एक और पेज उसको थोड़ा साइड करते हैं, थोड़ा इन दोनों पेज को समझते हैं। समतल दर्पण जो सीधे होते हैं, जिसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं। गोली दर्पण जो पता नहीं किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, है ना। तो गोली दर्पण जो गोल होते हैं और वृत्त के समान। समतल दर्पण जरा सा पढ़ेंगे बेसिकली, समतल दर्पण की क्या विशेषता होती है। गोली दर्पण कितने तरीके हो सकते हैं? 2 तरीके के, उत्तरोत्तर हमेशा जानते हैं कॉनकेव कनकेव सब, उनके क्या उपयोग हो सकते हैं। इसके अलावा ABCD जैसे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, AFPQR ऐसे करके, है ना। ये बिल्कुल प्योर साइंस है ना। तो इसमें परिभाषा पता करेंगे क्या है, F क्या है, फोकस क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, त्रिज्या क्या है, वक्रता पृष्ठ क्या है। वक्रता पृष्ठ तो नहीं था, ऐसे करके बहुत सारे टर्म थे। हमने तो सिर्फ चित्र बनाया था और चित्र से समझने की कोशिश करी थी कि शायद ये कहना चाह रहे, परिभाषा को रटा बिल्कुल नहीं था, मतलब सिर्फ समझा था। और हमने सोचा था कि अब लोग परिभाषा अगर आए ना तो हम कनेक्ट कर पाएंगे, याद तो नहीं करेंगे। तो ये हमने पढ़ा। लास्ट वाला पेज भी उसमें भी ज़्यादा कुछ समझे नहीं थे, पर बस इतना जाना था कि ये यहाँ प्रतिबिंब बनाते हैं चलो। तो अगर वस्तु बहुत दूर रखी हो तो काम बनेगा, है ना। बहुत सारी बातें बता रही, उल्टा बनेगा, आपस बनेगा। समझने की कोशिश सबको तो नहीं करी थी, 1-2 कोशिश करी थी समझ में, बाकी हमने एज इट इज प्लान कर लिया था, ठीक है। फिर कुछ सूत्र यहाँ मेंशन थे, कभी पूछ नहीं एज इट इज इसका क्या सूत्र है, उसका क्या सूत्र है, तो हमें पता होना चाहिए, है ना। जो चीज़ें बिल्कुल टेक्निकल है उनको याद करें तो बेहतर है, या फिर न भी टेक्निकल हो, हमारे लिए टेक्निकल, हमारे लिए। फिर फर्स्ट पेज आता है। फर्स्ट पेज ये चुकी है ना, दर्पण वाला प्रकाश विद फर्स्ट पेज में तो कुछ भी कॉन्सेप्ट देखो, हमेशा आपका साथ कॉन्सेप्ट देता है। कॉन्सेप्ट यानी आप और वो एक हो गए। जब तक चीज़ों को सिर्फ पढ़ेंगे तब तक आप दूर हैं, कॉन्सेप्ट समझेंगे मतलब नज़दीक, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। हमें अपने नज़दीक के लोग हमेशा याद रखते हैं, ठीक। तो हमने फर्स्ट पेज में जो पढ़ा था ना, अपवर्तन, अपवर्तनांक और एक प्रतिबिंब, ये बेसिक उनमें कुछ भी खास नहीं था, पता कुछ खास नहीं चला था हमको। प्रतिबिंब थोड़ा समझ पाए थे, अपवर्तनांक थोड़ा समझ पाए थे, एक माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम जाती है उसको। फिर एक और अपवर्तनांक था, ये बहुत टेक्निकल था। इसमें जो पॉइंट है वो ऐसा लग रहा था अलग से पॉइंट है, उनको अलग से याद करें, इसका और उसका कनेक्शन हम बिठा नहीं पा रहे थे, फिर भी याद कर लिया था। यहाँ था अपनी तो समझ ही नहीं, 10 मिनट का समझ से यहाँ अपने अपवर्तनांक को बता रखा था, यहाँ थोड़ा सा अपवर्तन को बता रखा था, छोटे छोटे से 3 कॉन्सेप्ट थे। यहाँ प्रकाश के प्रतिबिंब को बता रखा था। पेज नंबर वाइज पढ़ते हैं तो याद शायद 30 की रेंज में चले। देखो यहाँ प्रतिबिंब 2 तरीके होते हैं, वास्तविक और आभासी। दोनों में होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जो वास्तविक होता है प्रतीक, इसकी टेक्निकल परिभाषा थी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जिसकी अपवर्तन क्या कहते हैं उसको, परावर्तन और अपवर्तन की जो ये होती है वो वास्तविक प्रतीत होती है, ऐसा कुछ था। अपवर्तन, परावर्तन, फिर वास्तविक शब्द आ जाएगा, और फिर अपवर्तन, परावर्तन और प्रतीक शब्द आ जाएगा। ये दोनों की परिभाषा यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, जब प्रकाश टकरा करके लौटता है तो कुछ बंध जाता है, किसी सतह, अगर कुछ सतह मिली उसको, तो ये तो हम समझ के आते बोल रहे। टेक्निकल परिभाषा शायद कुछ होती है, बहुत ज़्यादा टफ, इस वजह कुछ भी नहीं। तो यहाँ हमने 2 चीज़ें पढ़ी। फिर यहाँ आते तो अपवर्तन को समझते हैं। अपवर्तन क्या है बताओ, एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है। जल से जो अगर वायु में जाएगा, वायु से अगर पानी में जाएगा, पानी से अगर कांच में पता नहीं कैसे जाता है, लेकिन जाता है। केरोसिन के तेल में जाएगा तो तेल में जाएगा,
क्या बदलाव होगा उसमें, ये सब प्रकाश का प्रतिबिंब है। यहाँ एक बात ये थी, और फिर इसी ये यहाँ तक आ रहा था, यहाँ 2 पॉइंट थे जिसमें एक तो अपर्तनांक की परिभाषा और एक और किसी को मतलब 3 टेक्निकल पॉइंट थे, समझा। 3 टेक्निकल पॉइंट थे, 1 2 3, याद इससे ज्यादा है लेकिन शायद इतना ही बताऊंगी। 3 टेक्निकल पॉइंट है बताऊँ तो यहाँ कुछ बीच में देखो, यहाँ फर्स्ट में तो अनुपात कुछ था, है ना, कि इसके अनुपात में उसका अनुपात ऐसा कुछ था। अनुपात शब्द जरूर आएगा, फिर यहाँ था, यहाँ कुछ ऐसा था कि देखो ये मैं कह रही हूँ कि हमें याद इससे ज्यादा है। अगर एमसीक्यूज में है ना तो हम आराम से धड़ल्ले से बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे टिक कर देंगे, लेकिन इतना नहीं कि हम अभी उसको स्पष्ट तो दोहरा पाए, है ना, क्योंकि बोल पा रहे हैं इसका मतलब आपको बहुत अच्छे लेवल पे याद है। आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कर पाए मतलब कि आपको पढ़ने की और भी जरूरत है। अगर इसको आप खुद से दोहराना चाहते थे तो उस लेवल पर हम नहीं, मतलब कि हम एमसीक्यू दोहरा पाए, एमसीक्यूज को टैकल कर पाए अच्छे से, अगर उनमें से हमारे पढ़े में जाए तो। यहाँ 3 पॉइंट पढ़ते हैं, यहाँ फिर एक कोई परिभाषा बड़ी सारी पता नहीं क्या है, फिर एक दोनों टेक्निकल शब्द है, मैं कह सकती हूँ 3-4 लाइन होती है, फिर लास्ट में सिर्फ एक लाइन आती है, ये होता है ऐसे करके, ठीक है, बस इतना ही। बुक देखेंगे तो पता चल जाएगा, बुक में आपको टेबल प्लॉट कर। फिर आते हैं यहाँ 5 पॉइंट थे, जिसमें से एक सारणी थी, नीचे कुछ थे और 3 ऊपर कुछ थे। हिंदी अंग्रेजी गणित करके याद करते थे। गणित में अपन कह देते हैं कि सूत्र आता है बटे वाला, माध्यम करके। इसके नीचे आती है बीच में एक सारणी, 1 पॉइंट ऊपर है, 1 और नीचे है और 3 पॉइंट ऊपर, ऐसे करके 5 पॉइंट है यहाँ अपवर्तनांक के बारे में। सारणी का एक ही बताए कि कितना ये होता है, XYZ सूर्य की रोशनी का कितना क्या होता है। तो पहले अपन ट्रिक बनाते हैं, जगत जी, है ना, जगत JAKT जी, और फिर पीछे बताएं F आता है, ऐसे कोई ट्रिक है। फिर यहाँ गिनती याद करनी है, तो गिनती क्या है, मतलब पता भी तो होना चाहिए इनका तेल दिन से, मतलब ये ट्रिक है, वो दिन से कुछ शब्द बन रहे। अब इनकी क्या है वो गिनती, शायद वो सूरज की क्या है, क्या पता नहीं क्या है, लेकिन सूरज की रोशनी के बाद कितना है तो उसको याद करेंगे अपन। ये है ना 44 33, फिर 6 7 8, यहाँ आते तो 52 42 54 6 और 7, हल्का बता दिया मैंने, ट्रिक से है, बता दिया, आप सुन रहे हो तो पता चल। फिर इतना है, फिर आते हैं अपन नीचे पॉइंट है कि अगर विरल और सघन के अनुपात में सघन और विरल है तो एम अगर ऋणात्मक हुआ तो हल्का। फिर आते हैं ऊपर, ये वाला सेशन आपको लेना पड़ेगा, मैं कह सकती हूँ ये वाला सेशन सब बच्चों के लिए नहीं, या फिर अगर वो वाले सेशन ले लिए तो आपके लिए ये सेशन है। चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, इसके अलावा क्वेश्चन है वहाँ में बुक वीडियो करके आपको बोलेंगे, वहाँ पे भी हम डिस्कस करते थोड़ी। उसके बाद ओ माय गॉड कहाँ थे तुम? तो ये सब पढ़ लिया अपनों ने, यहाँ 3 पॉइंट थे अपने, है ना, और फिर इसके ऊपर है ना 3 पॉइंट थे, अंग्रेजी से कुछ था और एक गणित का कुछ था और एक हिंदी की परिभाषा थी। और गणित में हमने कहा था कि तरंग दैर्घ्य ताप, ये पेज खत्म हो गया, तरंग दैर्घ्य सारणी नीचे 1 पॉइंट ऊपर 3 पॉइंट खत्म। फिर इस पेज में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, समझ पाए ना, यहाँ 5 पॉइंट, यहाँ सिर्फ यहाँ अपने वो हल्के 3 कौन से पढ़े, जिसमें हम प्रतिबिंब और यहाँ अपवर्तन कहते थे, प्रतिबिंब और अपवर्तन। सेकंड पेज में चलते हैं। सेकंड पेज में ना हम समतल दर्पण, गोली दर्पण, समतल दर्पण जाते हैं 6 पॉइंट के समतल दर्पण, वो क्या सिर्फ ये कि 6 पॉइंट, बीच वाले पॉइंट बिखरे से, बीच वाले 2 पॉइंट बिखरे से, ऊपर और नीचे वाला पॉइंट बहुत सरल है,
इसमें 2 पॉइंट में नीचे कहते हैं कि थीटा थीटा, फिर ऊपर कहते हैं आभासी प्रतीक, आभासी और प्रतीकात्मक, बीच में कहते हैं एम्बुलेंस और दोगुना गति। पता चला ना, ऊपर ऊपर नीचे सेम सेम, बीच में अलग अलग था ये। आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों की परिभाषा पहले पढ़ चुके। नीचे अपन कहते हैं कि थीटा थीटा, एक थीटा पता नहीं क्या था, लेकिन एक थीटा यूँ था कि अगर आपको पता करना है कि दो चीज़ों को अगर रखा हुआ है, दो कांच है, दोनों कांच को आपस में थीटा कोण पे सटा के रखा और कितना डिग्री, कितने कितने प्रतिबिंब बनेंगे उनमें। यहाँ अपन 360 कहते हैं बटे थीटा कहेंगे, अगर सम बने तो विषम में है 360 बटे थीटा माइनस 1, ये मैंने आपको बता दिया थीटा थीटा। बीच में एम्बुलेंस का उल्टा नाम और क्यों रहता है, वो 2x था बीच में, एम्बुलेंस के अलावा 2x दिखा, तो x मतलब कि दुगनी गति से आता हुआ दिखाई देता है, अगर आप आगे देखते हैं तो सुनते इस तरह। यहाँ क्या था, गोली दर्पण, उत्तल अवतल, इससे ज़्यादा यहाँ कुछ भी नहीं था। समतल प्रेशर के ऊपर करते हैं, या एक पॉइंट था, आपको सब कुछ बताऊँ जो भी मुझे आता है। इसके ऊपर आपतित के परावर्तित के ऐसा कुछ 2-4 पॉइंट था जो हमने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था। इस तरीके से ये पूरा सेगमेंट नीचे तक कवर हो गया। शायद मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि नीचे भी कुछ है, लेकिन शायद ना भी हो। यहाँ आते हैं फिर, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ होगा अपन इतना देखते हैं कि गोली दर्पण, उत्तल अवतल, और फिर वो ABCD वो पढ़ते हैं। उत्तल जो होता है ना वो ऐसा होता है, ऐसा समझ लो, ऐसा। अवतल जो होता है वो ऐसा होता है। क्या उपयोग है, वो उत्तल दर्पण में हम कहते हैं कि इसके ना 2 ही उपयोग थे। नीचे वाला वो कहते हैं पति पत्नी बच्चे की ट्रिक बनाते, 2 उपयोग, स्ट्रीट लाइट और स्कूटर की लाइट। पति पत्नी बच्चों की क्या है कि बच्चे तीनों पढ़ा अच्छे हैं, मतलब किसी न किसी प्रोफेशन में लगे, और माँ बाप जो है वो भी अच्छे हैं, मतलब पिताजी का चश्मा, मम्मी का कुर्ता, बच्चा डॉक्टर है तो दान तो चाहिए, और ऐसे ट्रिक बनाएगी, पढ़ेंगे ना सेशन में तो पता चल जाएगा। फिर यहाँ मैं सहजता को परिता दिखी, याद देने लग गई हूँ आपसे। फिर यहाँ फिर नीचे आ जाते हैं, मतलब आपको पढ़ाना मेरा नहीं, आपको सब कुछ याद करवाना मेरा नहीं है। फिर आते नीचे, फिर मैंने कहा था ना ABCD पता नहीं ऐसे ही कुछ था, हमने चित्रों से ध्यान रखा था। 2 चित्र ध्यान रखेंगे, ये यहाँ नहीं बना हुआ था, ये हमने बनाया यहाँ, एक अगले पेज में बना हुआ था, ऐसे करके C आता है, F आता है, P आता है। C का मतलब सेंटर है, F का मतलब फोकस है, P का मतलब मुझे पता नहीं चला, और यहाँ पे ऐसे बना रखा है, फिर यहाँ पे ऐसे करके ऐसे का रखा था, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे का रखा था, बस इतना ही। F फोकस हो जाए। परिभाषा अगर आप इस चित्र को देखते हुए बनाओगे तो बन जाएगी, आधा गोला है तो कीड़े पर्याप्त त्रुटियाँ मिलती हो, फोकस कहलाता है, ये C, ये सेंटर, ये ध्रुव होता है, ध्रुव से दूर होता है, ऐसी कुछ परिभाषा। फिर अपने P आ जाते, P पीछे की तरफ आता है, तो P की परिभाषा भी इसी कुछ है। P मुझे पता नहीं चला क्या है, लेकिन फिर एक और ये सब पढ़ने के बाद कुछ और बातें बच गई, जिनको हमने यहाँ 3 लाइनों से याद किया। ये वाली लाइन त्रिज्या हो जाएगी, ये वाली लाइन मुख्य अक्ष हो जाएगी, ये वाली अक्ष हो जाएगी। मुख्य अक्ष क्यों कहा, क्योंकि ये ऊपर भी एक बड़ा बिंदु है, नीचे भी एक बड़ा बिंदु का मतलब ध्रुव है, और नीचे बड़े बिंदु का मतलब केंद्र है। इतना ध्यान रखिए। ये त्रिज्या है जो आधे, और यहाँ पे हमने आधा ही बना, पूरा बना था, लेकिन यहाँ परिभाषा इसलिए कि जो आधे से गोले से, इस आधे गोले से और केंद्र से जा रहा है, और ध्रुव से और केंद्र से, इसी करके कुछ परिभाषा थी। मुझे मुख्य अक्ष और त्रिज्या लगभग सेम ही लगी। अंतर ये था कि त्रिज्या की परिभाषा में त्रिज्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, बस ये हमने यहाँ पे, ये अपना पेन में सीखे लिखे, जिसमें हमने क्या क्या करा, यहाँ हमने वो जो ABCD EFG बताई थी वो सारी पॉइंट हो गए। मुख्य अक्ष को क्या कहते हैं, मेन, मुझे इंग्लिश में पता नहीं चल रहा, ये अक्ष को क्या कहते हैं, त्रिज्या को R कहते हैं, रेडिएशन। यहाँ तो मैंने आपको बताया ये तीनों चल, हिंदी में क्या कहते हैं, एक में से एक का पता नहीं चलता। ये अपने ABCD थोड़ा टेक्निकल चलते, ये गोली बताइए दोनों, और यह संतुलित, अब कुछ भी नहीं बचना। ये पूरा ही पेज अच्छे से पूरा। अब आते हैं लास्ट पेज। लास्ट पेज में क्या पढ़ते हैं, लास्ट पेज में हमने ना यहाँ एक सारणी बड़ी मजेदार, दोनों में बीच में यहाँ 2 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, दोनों पॉइंट ये उत्तल दर्पण के, या उत्तल दर्पण के। पहले कितनी अगर 2 थोड़ा समझा, फिर नहीं समझा, फिर नहीं समझा, हमने फिर याद कर लिया। फिर हमने कहा था कि अगर 2 बहुत दूर है, अगर बहुत दूर है आपका वस्तु बहुत दूर रखी हुई, तो छोटा सा चित्र बनेगा, शायद बीचों बीच में बने, और वो आभासी होगा और सीधा होगा।
फिर कहते हैं कि थोड़ी सी वस्तु नजदीक लाओगे तो जो चित्र बनेगा वो भी वैसा कि वैसा ही होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा उसमें, वैसा कि वैसा ही होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा उसमें। अगर थोड़ा सा नजदीक लाते हैं तो ये दोनों पॉइंट बड़े, फिर नीचे आ जाते हैं अपन। नीचे अपन कहते हैं कि सेम यही बातें अवतल दर्पण में भी लागू होती है। उत्तल दर्पण ये वाला होता है, बता ही दिया मैंने आपको। यहाँ है ना चार, मैं कह सकती हूँ कि यहाँ ऐसे दो ऐसे थे, यहाँ इनमें जो है ना 1 2 3 4 ऐसे करके वो 4 पॉइंट है। यहाँ वस्तु हुई है, मैंने आपको जो बताई वो बातें यहाँ है। बहुत दूर किस ध्यान रखा कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, क्या वो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसका आकार क्या होगा, ऐसे करके कुछ 2 पॉइंट होते हैं। हल्का आइडिया मैंने आपको दे ही दिया, अभी बोला अगर आपने ध्यान से सुना है तो। दोनों पॉइंट ऐसे ही थे कि वस्तु दूर रखी है बहुत और वस्तु थोड़ी सी पास आती है तो प्रतिबिंब एक तो अत्यधिक छोटा बनता है, एक कहते हैं छोटा बनता है। फिर आते हैं यहाँ क्या कहते हैं, समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहिए, ध्यान से। फिर आते हैं यहाँ ध्यान से सुनना बहुत आसान होता है, सिर्फ सुने और कुछ नहीं, मतलब कुछ एक ही काम करना है लेकिन दिक्कत की बात। यहाँ आते हैं फिर यहाँ 4 पॉइंट और हैं, दोनों पॉइंट के अलावा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, जो भी बताया वो बिल्कुल सेम है। अंतर इस बात का है कि वास्तविक और उल्टा बनेगा, सब कुछ सेम है आगे, बाकी यहाँ क्या है वास्तविक उल्टा। नीचे आते हैं 4 पॉइंट और है तो उन 4 पॉइंट में अपन टेक्निकल तरीके से याद करते हैं। यहाँ एक माड़े से याद करते हैं, या 1 2 1 स्टिक से याद करते हैं, या 2 2 सेम है, 2 2 सेम है। नीचे कहते हैं अनंत, नीचे कहते हैं दर्पण, ऊपर कहते हैं 1 2 यानी सी सी। फिर यहाँ अपन वस्तु कहाँ रखी हुई तो अपन सी सी और एफ एफ कहते हैं, सी पर एफ पर दूसरे और चौथे में थोड़ा सा आगे पीछे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा यहाँ, सब समझ गए ना। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, नहीं क्योंकि हमको मुद्दे पर चाहिए। यहाँ 2 पॉइंट इतना बताऊंगी, यहाँ 6 पॉइंट इतना बताऊंगी, यहाँ इनके इंटरनली 5 से 6 पॉइंट ये बताऊंगी। ये वाला बिल्कुल इससे मैच कर रहा है 2 पॉइंट तक। फिर अलग है 4 पॉइंट जिसको हमने समझा नहीं बल्कि एज इट इज है। फिर अब इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं, समझो पेज खत्म। यहाँ लव वाले सूत्र है, पूरी एल लव वाली स्पेलिंग बस ई की जगह यू आ जाएगा, बस ILOVU बराबर 1 या ऐसा ही कुछ है। एक और सूत्र है अपना जो हिंदी में है जिसमें अपन कहते हैं वास्तविक बटे, नीचे कुछ और कहते हैं, 2 शब्द कहते हैं माध्यम बटे कांच, लेकिन ऊपर जो है वो बहुत जनरल बात है, नीचे स्पेसिफिक चीज इतना मुझे ध्यान है। ये सूत्र पता नहीं किस बात का है। फिर आते हैं यहाँ, तो यहाँ अपन कह देते हैं फर, यानी F बराबर R बटे 2, ये सूत्र बस इतना ही था। यहाँ वो जो मैंने आपको पहले चित्र बता दिया वो चित्र यहाँ बना हुआ, यहाँ बना हुआ जो भी मैंने बताया सेकेंड पेज पे यहाँ हो गया है। तीनों पेज होते हैं, आप हमको अब इन तीनों पेज में कुछ भी नहीं बचा, जितना जितना मुझे याद है, जो मुझे याद है, जहाँ जहाँ मुझे याद है यहाँ पूछिए। इवन मुझे ये भी कहना पड़े कि यहाँ एक पैराग्राफ है, इवन मुझे ये भी कहना पड़े कि यहाँ हल्का सा मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात इस लाइन में है, या फिर ये सूत्र इस तरीके का है, जो भी मुझे कहना पड़े मैं कहूँगी, ये बेस बनेगा याद करने का। ऐसे तो बेस बनता है, कुछ तो याद है ना, कुछ तो याद है ना, उस कुछ के बलबूते आप कुछ और करेंगे। जब तक उस कुछ को नहीं बनाएंगे तो सच बात बता दी, चाहे आपने बहुत 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 चिल्ले तरीके से पढ़ा, बहुत चीज भी, इवन आपने पेज भी बताए हैं, तब भी आपने कुछ तो देखा ही, और उस कुछ पर कुछ बन सकता है। अब इन तीनों पेज में कुछ भी नहीं है जो हमसे छूटा है। एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे 21 के सेशन अंदर। इन सूत्रों के इर्द गिर्द लाइनें लिखी हुई थी, यहाँ भी और यहाँ भी, वो लाइनें हम शायद समझ नहीं पाए। एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे 21। हाँ तो बच्चों आपसे
कुछ बात करेंगे, क्या बात करूँ आज ये कि दोनों तीनों वीडियो देखना तो आपको चीज़ें याद हो जाए। क्वेश्चन कर लो, हमेशा करते हैं वैसे 21 MCQ क्वेश्चन हमेशा से कर रहे, पता नहीं याद है या नहीं, पता नहीं समझ पाते नहीं समझ पाते, लेकिन पढ़ते जरूर। लेकिन ये भी कह सकती हूँ मैं आपसे कि एग्ज़ाम में आए तो आप अगर यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आप सही कर जाएंगे। और 21 करते कितने क्वेश्चन होंगे, 3-4 दिन से पढ़े तो एक श्रृंखला तो आपके MCQ क्वेश्चन की हो जाएगी। मेरा मकसद आपको याद करवाना है, एक श्रृंखला तो आपके MCQ क्वेश्चन की बनती रहेगी। एक आप हम ऐसे याद करें, आप शुरुआती लेवल पे बिल्कुल फर्स्ट इनिशियली स्टेज पे, और 3-4 वीडियो लेते हैं अच्छे से आपको कवर कर देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। अगर 3-4 वीडियो अच्छे से देखते तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी, आपको चीज़ें याद हो जाएगी बस। और रिविजन भी करते हैं आप अपने तौर पर ना भी कुछ करें, पर किसी एक पे एतबार करें तो पूरा करें, है ना। किसी एक पर एतबार करें तो पूरा करें। भगवान एक बार ऐसा ही होता है कि कोई उनका, मेरी मम्मी ने सुनाई थी कहानी कि जब एक कोई शिष्य होता है तो वो कुछ मदद मांग रहा होता है, भगवान आ ही देते कुछ करने लग जाता है, भगवान फिर आगे चले जाते हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि क्या वो मदद करने कैसे आ गए, कि मैं तो गया था लेकिन उसने तो खुद ही कर लिया। तो ऐसा ना भी भगवान आपके दरवाजे पे दस्तक देकर लोग जाए, आने दीजिए उनको। अब हमको 21 MCQ क्वेश्चन करने हैं तो हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, शायद हम 10 से 21 MCQ क्वेश्चन और लास्ट में आपसे पूछने वाला क्वेश्चन भी शामिल करें तो भी किसी निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। लकड़ी का शरण होना, लकड़ी का दहन होना। याद रखेंगे, मैं बहुत थोड़ा सा फास्ट लिखूँ, लकड़ी का शरण होना या लकड़ी का दहन होना, दोनों ही रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। एक, लोह छड़ को मोड़ो, उससे खींच कर तार बनाओ या फिर पिघला दो लोहे को, सब भौतिक, कोई परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन के लिए गलत बात क्या है, हम सही पर फोकस करेंगे। जब भी रासायनिक परिवर्तन करते हैं ऊर्जा निकलती है, जब भी करते हैं तो किसी चीज का निर्माण होता है, उत्पाद बनता है और आंतरिक संगठन, उसकी सारी आत्मा बदल जाती है, आंतरिक संगठन बदल जाता है पदार्थ। ये तो है रासायनिक परिवर्तन, खाना बनाते हैं रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, सब चीजें होती है। एक नया पदार्थ बनता है, गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। एंथैल्पी, ये किसको कह रहे हैं साइंस की भाषा में, रासायनिक, मतलब उनका मूल कोर बदल जाता है। दूध का कोर क्या है, दही का कोर क्या है, निकाय की एंथैल्पी। और ये अल्टीमेट, इससे भी और महीन जाएगा ना, साइंस से और महीन जाएगा, आपको लगेगा कुछ भी नहीं लगता। निकाय कुछ फिर भी है जो एक निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, ये पता नहीं क्या है, जटिल याद रखें। इनमें में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, लकड़ी का जलना, जल्दी जलेगा रासायनिक, मोमबत्ती का जलना दोनों लाता है। कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कोकोला में नमक डालने से गैस, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, नमक डालने से गैस निकलता। काटने की दिशा, सेब का रंग बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जल का भर, पेड़ को काटना, कागज का भर। अब कितने कर लिए इधर हमने, 13 कर लिए, इधर हमको 18 क्वेश्चन इधर कर लिए, 21 कर लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। बर्फ का गलनांक, गलनांक पर जल का बनना, क्वथनांक पर जल वाष्प बनता है, जल का नमक में मिलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, रासायनिक परिवर्तन। श्वसन की प्रक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। याद रखेंगे, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया श्वसन की अभिक्रिया ऐसी होती है, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। निम्नलिखित में से वो रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है, तो पारदीप ऑक्साइड की उष्णता, एसिडिस याद करेंगे, पारदीप ऑक्साइड की उष्णता, रासायनिक परिवर्तन। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, नए पदार्थ का बनना, रासायनिक। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही जम, बाकी एलिमेंट पन्ने को काटना, टुकड़े, केला छीलना, जल से छीलना, जल पाउडर, सब होती है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, पानी का उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या, नहीं, ये किसका है, भौतिक परिवर्तन। जंग, चांदी का काला और कागज का जंग, रासायनिक। नए पदार्थ का निर्माण किससे होता है, मक्खन से, मक्खन के पिघलने में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तो रासायनिक, कोयले के जलने में होता है तो ये रासायनिक परिवर्तन। मक्खन का पिघलना तो बहुत
कार्बन, क्या ये कह सकते हैं कि सब चीजें भौतिक परिवर्तन में आती है? हाँ, कह तो सकते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन में है, कार्बन के विशेष को बुरा योग दिया है। 21 का नहीं 18 हो चुके हैं रिवोल्यूशन तक। जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें से मलाई अलग हो जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से कौन सा सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? कैल्शियम। जैसे प्लास्टर हाथों पर चढ़ाया जाता है जब हाथ फ्रैक्चर होता है, हाथ जब सही नहीं होता है तो मतलब है ना, प्लास्टर हाथ में क्या होता है? कैल्शियम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी आता है कैल्शियम, मतलब हड्डी। हाथ का संबंध भी कैल्शियम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस का संबंध भी कैल्शियम। धुलाई का सोडे का नाम क्या है? धुलाई के सोडे को आप कहते हैं बाइकार्बोनेट कहते हैं। मैंने कहा था कि बाई आपके कपड़े धोती है दादी जी, तो बाई नहीं है तो कार्बोनेट ध्यान रखना। इसी बात से ध्यान रखना मेरे भाई। क्या फिर है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है। 3 क्वेश्चन करने, लास्ट क्वेश्चन है वाटर टैंकों में शव को नष्ट, सेवन यानी कोई जीवाणु या फिर कोई अवशिष्ट पदार्थ को इनको नष्ट करने के लिए आप मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं, MgOH का। आपका कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। शिवण को नष्ट करने के लिए आप मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नहीं बल्कि नीले तोते का इस्तेमाल करते हैं टैंक को साफ करने के लिए। आपका क्वेश्चन देखेंगे हम। ओके, थोड़ा सा ध्यान नेक्स्ट पूछती हूँ। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? ठीक है, ये था आज का पूरा सेशन। मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते दिल से मेहनत करते हैं। जय हिंद।